अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक दिन बिना बिजली और पानी के रह सकते हैं, हाँ, या फिर एक दिन छोड़ें 1 घंटा, तो आपका आंसर मुझे मालूम है। आप ये कहेंगे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। बट आपके नेबर, हमारे प्यारे नेबर ने, पाकिस्तान ने पूरा दिन एक नेशन वाइड ब्लैकआउट देखा करीबन 6 महीने पहले। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में अब बिजली संकट गहराता जा रहा है। सुबह 7:30 बजे से पूरे पाकिस्तान में बिजली नहीं है। इस्लामाबाद, क्वेटा, कराची, लाहौर में बिजली नहीं है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लगातार पाकिस्तान के अंदर लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। बट आज मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि इकॉनमी कैसे पाकिस्तान की डाउन जा रही है। जिन्ना का मुल्क ऐसी अंधेरी सुरंग में खड़ा है जहां से हुक्मरानों को आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी पाताल लोक में पहुंच चुकी है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी या फिर बेसिक रिसोर्सेज की बात नहीं है, ये पूरे नेशन की इकॉनमी के ऊपर बात है। और हमें इकॉनमी बहुत पसंद है। इन पाकिस्तान होम एंड बिजनेसेस के लिए बिजली बंद हो गई है, मतलब बंद नहीं, उनके पास है ही नहीं। देश इतना फाइनेंशियली वीक हो गया है कि अब वो दूसरे देशों की नेचुरल गैस या कोल खरीद भी नहीं सकता, और अगर खरीद नहीं सकता तो अपने वो पावर प्लांट कैसे चलाएगा। जब हेडलाइंस आपने जानी, आपको अहम खबर देंगे। हुकूमती दावों के बावजूद ईंधन की किल्लत का मसला हल ना हो सका। ईंधन की किल्लत, तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद पावर प्लांट्स ताहाल बंद हैं। 4090 मेगावाट बिजली सिस्टम से बदस्तूर आउट है। शहर हो या गांव का कोई मोहल्ला, सबने एक डीजल जनरेटर लगा दिए हैं जिससे कि उनका काम चल सके। बट डीजल जनरेटर के लिए भी डीजल चाहिए, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं। ये एक टफ सिचुएशन है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल एंड सेल फोन नेटवर्क्स भी कई जगहों पे बंद हो गए हैं। Now, the ongoing economic crisis in Pakistan has badly hit the country's healthcare system as well. Islamabad is now struggling for essential medicines. As per local media reports in Pakistan, the operation theatres across the country are left with less than 2 weeks of essential medication. Leaving almost 240 million people in the country without electricity for most of the day. लेकिन exactly क्या वजह है जो इकोनॉमी ऐसे डाउनफॉल फेस कर रही है? आप सोच सकते हैं कि इसका जवाब काफ़ी आसान होगा क्योंकि इमरान खान ही इसका जवाब है, बट नहीं। पॉलिटिक्स एक सिर्फ और सिर्फ एक कारण नहीं होता किसी इकोनॉमी को डाउनफॉल के लिए, मल्टीपल कारण होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ। अनस्टेबल पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न होता है, बट एट सेम टाइम दूसरी कंट्री से इन्वेस्टमेंट ना मिलना और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ना होना भी बहुत बड़ा रीज़न है। एंड कहीं ना कहीं हर दिन पाकिस्तानी इस तकलीफ से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें बेसिक नेसेसिटी भी नहीं मिल पा रही है। बट मैं तो इंडियन हूँ भाई, मुझे पाकिस्तान के बारे में जान के मैं क्या करूँगा? अगर आप 20s या 30s में हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ग्लोबलाइज्ड इकॉनमी में सच्चाई तो ये है कि अगर किसी भी देश में कुछ भी होता है तो उसके नेबर्स और दूर दूर के देशों की इकॉनमी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए इन प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक इकॉनमी का पार्ट है। अगर एक की इकॉनमी डाउन जाती है तो दूसरे की इकॉनमी पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। एंड आज इस फ़र्क को बताने एंड समझाने के लिए मैं आया हूँ। सो वेयर डज पाकिस्तान गो फ्रॉम हियर? कैन इट बैक ऑन इट्स फीट आफ्टर दिस इकोनॉमिक क्राइसिस? एंड इवन मोर इम्पॉर्टेंट, हाउ विल इट इफेक्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? आप पाकिस्तानी जनता, जो अवाम जिसे कहते हैं, बहुत कोशिश कर रही है इस सिचुएशन से ऊपर आने के लिए। एंड बट इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई है कि उसका सामना करना बहुत ही मुश्किल है। अगर नंबर्स की बात करें तो 38.5% तक इन्फ्लेशन पहुँच चुका है। एंड 1975 से अगर आप आंकड़ा देखें तो 38.5 सबसे बड़ा नंबर है। हर तरफ देश में, शहरों से लेकर गांव तक, लोग इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। लेकिन इस इकोनॉमिक क्राइसिस में सबसे ज़्यादा जो फ़र्क आ रहा है वो गरीब लोगों पे आ रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज़रूरत का सामान भी लेने, एज यूजुअल जैसे गरीब और मिडिल क्लास फैमिली पे ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करता है। अगर मैं और भी डीप जाऊँ तो गैस के दाम 80% तक बढ़ चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में अभी आटा, दाल, चावल, चीनी का संकट खत्म नहीं हुआ था कि अब पेट्रोल और डीजल का नया संकट आ गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल 250 रुपए लीटर और डीजल 262 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। लोगों को लंबी लाइंस का इंतजार करना पड़ता है एक सरकारी गेहूं तक पाने के लिए। उधर कंगाली के कगार पर पहुंच गए पाकिस्तान में भूख से परेशान जनता आटे की एक बोरी पाने के लिए भी रोकर शहबाज सरकार से गुहार लगा रही है। वहां हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि सब्सिडी वाले आटे के लिए लोग एक दूसरे की जान तक लेने पर उतारू। उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है
एंड ये इससे ज़्यादा बुरी हो सकती है आने वाले सालों में। और यही सबसे पाकिस्तान गुजर ही रहा था, तभी पिछले साल मॉनसून की बढ़ती बारिश ने पूरे के पूरे पाकिस्तान के गाँव को पानी के अंदर डुबा दिया। पाकिस्तान से आई तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर खराब मौसम और बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। एक तरफ जहां लाहौर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं इस्लामाबाद में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और सड़कों पर बोट चल रही है, फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। इस्लामाबाद और लाहौर के हालात भी बहुत ख़राब है। कम से कम 8 मिलियन लोगों को बेघर होना पड़ा एंड ये ऑलमोस्ट 30 बिलियन का डैमेज। अभी भी लाखों लोग बेरोजगार हैं, करोड़ों लोग रोजाना $3.20 से भी कम में गुजारा कर रहे हैं। साउथ एशिया में सिर्फ यही कंट्री बैंकरप्ट नहीं है, श्रीलंका के पास पाकिस्तान से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है विच इज़ ऑलमोस्ट 51%। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो ग्रोइंग बेसिक इंपोर्ट्स, एक्सपेंसिव ग्लोबल ऑयल प्राइसिंग एंड पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान अब एक इकोनॉमिक डिजास्टर का सामना कर रहा है और ये अभी तक का काफ़ी बुरा आंकड़ा है। अगर आप बात करें पाकिस्तान रुपये की, तो आज के मुकाबले 300 पर डॉलर, मतलब पाकिस्तानी रुपए 300 पर डॉलर है एंड दिस कुड बी द फर्स्ट कंट्री टू फॉल दिस ईयर इन 2023. Let's talk about what went wrong in Pakistan. Pakistan has had an economic problem for a long time and now it's going to be very easy to understand how it's going to get impacted. If you talk about the balance of payment problems have happened many times over the years because the countries depends on imports but actually don't get enough money coming in. जो पाकिस्तान रुपए देता है इंपोर्ट के लिए, उसके बाद एक्सपोर्ट में उतना पैसा नहीं आता है. On the top of that, the government has taken on a lot of debt without getting any foreign currency. This is especially true things like building roads and power plants which haven't helped with the slow export numbers. So especially जब पैसा लिया गया तो उन्होंने building roads और power houses बनाने में खर्च कर दिया, but at the same time economic activities में कोई फर्क नहीं आया और इतना ज़्यादा ब्याज पे पैसा लिया कि वो प्लांट्स और जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी बीच में रुक गए. इससे काफ़ी ट्रेड इम्बैलेंस हो गया एंड आप वो काफ़ी हद तक देख सकते हैं. हकीकत में देशों में ट्रेड बैलेंस नेगेटिव होता है और ये उनके लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं देता. जब कोई देश का ट्रेड बैलेंस खराब हो जाता है तो अक्सर पैसा उधार लेके इसे ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये तरीका हमेशा काम नहीं आता, खासकर पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं, जो कि काफ़ी करप्ट कंट्री है. पैसा लिया तो जाता है बट अपनी जेब में डाल दिया जाता है. मतलब मेरे पास जेब नहीं है बट जेब में डाल दिया. और सबसे बड़ी खबर, पिछले साल 10 अप्रैल को पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री मिस्टर इमरान खान को हटा दिया गया और हाल ही में उनको जेल भी हो गई. इमरान खान को हटा दिया है. इमरान खान 5 साल के लिए किए जा चुके हैं अयोग्य घोषित. आपको बता दें कि इमरान खान को 3 साल की सजा हुई है. और अगर आप डिसीजन की बात करें तो मान के चलें कोर्ट का सिर्फ नाम है. Actually, decision was reportedly influenced by the army generals who wanted to shift Pakistan's stance away from Mr. Khan, like anti-Western posture, to undo the perception that the country is in China's puppet. As you know, Mr. Khan को चाइना का puppet माना जाता है. At the same time, they just want to make sure कि हम इस image को undo करते हैं. But आपको पहले इकोनॉमी को undo करना चाहिए, ना कि इमरान खान को हटा के उनकी इमेज को undo करके. And usually the military basically replace one side of a corrupt politician with another in order to sustain its own power base. मतलब कि एक मिलिट्री ही कंट्रोल करती है पूरी कंट्री को, पाकिस्तान जैसे, एंड एट द सेम टाइम वो एक आदमी को हटा के दूसरा अपना आदमी लगा देती है या फिर आदमी को इलेक्ट कर देती है जो कि उनके इशारों पे नाचे. तो मतलब चाइना का पपेट नहीं, आर्मी का पपेट बोल सकते. 1947 से जब पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी हासिल की तब से आर्मी ने ना कभी सीधे तौर पे या कई बार दूसरे तौर तरीकों से इकोनॉमी को हैम्पर जरूर किया है. कुछ समय तो पॉलिटिशियन आर्मी का सहारा लेते थे एट द टाइम ऑफ इलेक्शन की, जिससे कि वो इलेक्शन जीत सके. एंड अगर एक और चीज़ अगर मैं आपसे यहाँ पे बताऊँ, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में आर्मी सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है बल्कि बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व है. जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जितने भी सरकारी कार्यालय हैं या फिर ऑफिसेज हैं, कार्यालय बोल बैठा हूँ मैं, बड़े हिंदी की बात हो रही है तो कार्यालय या फिर ऑफिसेज हैं, जैसे पॉइंट पे आते हैं, तो सारे सरकारी बिजनेसेस जैसे पावर, वाटर, टेलीकॉम, हाउसिंग, इवन द स्टेट ओन कंपनीज जैसे सिविल एविएशन अथॉरिटी, ऑल्सो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट में भी एक आर्मी का सबसे बड़ा रोल है. एंड अगर आप सोचेंगे कि आर्मी इसमें क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि आर्मी का तो कोई काम ही नहीं है, बट एट सेम टाइम अगर आप बात करें तो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए कंट्री को आर्मी ऑफिशियल्स ही चला रहे हैं. एंड अगर आर्मी ऑफिशियल्स किसी कंट्री को चला रहे हैं तो इतिहास गवाह रहा है उस कंट्री की कभी ग्रोथ नहीं हुई है. आज यू नो द कॉन्सिक्वेंसेज, राइट?
आर्मी पे 11 से 12% तक जीडीपी का पैसा खर्च होता है। एट द सेम टाइम एजुकेशन पे सिर्फ 2% पैसा खर्च होता है। तो आप मान सकते हैं कितने करप्ट और कितने अच्छे आर्मी ऑफिशियल्स हैं। थोड़ा डीप डाइव जाएं तो हम बात करते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन की। क्या पाकिस्तान किसी से लोन नहीं ले सकता? हाँ, लोन लिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने $240 बिलियन का कर्ज लिया है IMF से, बट उसके लिए काफ़ी छोटा अमाउंट है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने $126 बिलियन का विदेशी कर्ज पहले से ही पेरिस क्लब, IMF और चाइना से ले रखा है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने IMF से $6.5 अरब के बेल आउट पैकेज बहाल करने की अपील की। अगर चाइना की बात करें तो चाइना से ही उसने 30 बिलियन का लोन लिया हुआ है। 2010 से लेकर 2020 तक के वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार गरीब देशों की विदेशी कर्ज 2.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। कुल मिला के $860 बिलियन तक पहुंच गई है। एंड गरीब देश विदेशी कर्ज में चाइना का हिस्सा 2% से लेके 18% तक बढ़ चुका है। चाइना का कर्ज एक कमज़ोर देश को झुकाने के लिए तो ज़रूर होता ही है, बट एट द सेम टाइम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव उसके पॉलिटिशियन का भी है। एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू गिव द लोन एट अ चीपेस्ट प्राइस, तो हर नेशन एक चीप लोन लेना चाहता है जो कि चाइना प्रोवाइड करे। पर चाइना का पीछे इसके बड़ी स्ट्रैटेजीज होती है। इन सब चीज़ों के लिए, इकोनॉमी को डाउनफॉल के लिए आप चाइनीज़ लोन को आप दोषी नहीं ठहरा सकते किसी इकोनॉमिक फॉल के लिए। इसका रीज़न काफ़ी अलग अलग होते हैं एंड रियल रीज़न सिर्फ चाइनीज़ लोन नहीं है। अगर आप बात करें श्रीलंका का एग्जाम्पल लेके, तो श्रीलंका के पास सिर्फ 10% ही चाइना का लोन है। बट आप देख सकते हैं कि श्रीलंका की कंडीशन क्या है, बिकॉज अल्टीमेटली सेम टाइम जो व्हेन यू आर टेकिंग अ लोन, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है आपके पास। एंड दूसरी सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपने जो पैसा लिया वो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं लगाया जो कि तुरंत आपको रिटर्न दे सके। अगर आप पाकिस्तान और श्रीलंका की बात छोड़ भी दें तो इजिप्ट, घाना जैसे भी देश पाकिस्तान जैसे ही तरीके से ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन इसलिए बहुत क्रिटिकल है क्योंकि उनके पास बहुत कम पैसा बचा है। एंड कम पैसे का मतलब है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो करना चाहते हैं उसके लिए बहुत कम पैसा है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं हमने ये भी सुना है कि उनके पास सिर्फ 3 हफ्तों तक का पैसा बचा था। एंड इसके दौरान कोविड और इन सब चीज़ों ने बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। यूक्रेन की वॉर के चलते 10 साल तक जीडीपी में नुकसान उठा सकता है। कई देश इन घटनाओं के कारण भी गहरी गरीबी में गिर गए हैं। 250 बिलियन से भी बुरा कर्ज बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट हो सकता है। पाकिस्तान बहुत बड़ा लेवल पे डिफ़ॉल्टर बन सकता है। अगर ये डिफ़ॉल्टर बना तो कहीं ना कहीं IMF और वर्ल्ड इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बहुत सारी कंट्रीज एक इकोनॉमिक लोन लेती हैं जिसको हम एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोन भी कहा जाता है, बट एक ये लास्ट ही ऑप्शन रहता है, बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन समबडी इज गिविंग यू द इकोनॉमिक लोन, उस केस के अंदर आपको पैसा गवर्नमेंट या फिर इलेक्शंस में स्पेंड नहीं करना होता, उसको पैसा बचाकर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगाना होता है जिससे कि आपको डायरेक्टली और जल्दी रिटर्न मिल सके। अगर ये पाकिस्तान ये चीज़ें करता है तभी वो ग्रीस की तरह इस बुरी हालात से बच सकता है, क्योंकि ग्रीस भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान वाली सिचुएशन में था, बट उससे ओवरकम करता है। अगर आप सबसे बुरी बात कहें तो पाकिस्तान की ये है कि सब लोग अपने बारे में सोचते हैं एंड अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियन आर वेरी सेल्फिश एंड इवन द पीपल हु आर वर्किंग इन अ पॉलिटिक्स, वो अपना सुधार सबसे पहले देखते हैं, ना कि जब का सुधार जिसे कहा जाता है। एंड इवन एजुकेशन और जितनी भी प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता, उनमें कभी भी पैसा लगाया नहीं जाता। एंड अगेन सॉरी टू से, बट पाकिस्तान का ऊपर आना यानी कि पाकिस्तान को इस कर्ज से ऊपर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड कोई भी रीज़न मुझे नहीं दिखता और कोई भी मुझे सॉल्यूशन नहीं दिखता कि पाकिस्तान इस ओवरकम भी कर पाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये पाकिस्तान की बात नहीं है, हमें पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ डिग्रेड नहीं देखना चाहिए, हमें इस पाकिस्तान से बहुत चीज़ें सीखनी चाहिए एंड कहीं ना कहीं इंडिया सीख भी रहा है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच एंड इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट कमेंट बिलो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स इट, दिस साइड Hrithik Rastogi signing off, take care।